हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक के पोषण और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। जिसमें हम आज पढ़ेंगे मानव में जनन में, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि आखिर में मानव जनन क्या होता है और ये क्या वर्क करता है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट नोट्स में देखेंगे मानव जनन के बारे में। लैंगिक जनन ये दो टाइप का होता है, मतलब मेल में मेल सेल वाला और फीमेल सेल वाला, है ना। मेल सेल में क्या होता है, शुक्राणु निकलता है उसमें, और फीमेल में एग सेल अंडाणु निकलता है ना। जो लैंगिक मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है और नर और मादा के जनन अंग में, है ना। फिर हम पहले जानेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी ऑर्गन, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, और सेकेंडरी ऑर्गन शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालता है ना, जो नर जनन तंत्र होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है ना, वृषण में होता है। और शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालता है क्या, सेकेंडरी ऑर्गन, जिसमें सहायक नलिका होती है, सहायक ग्रंथि होती है और शिशन होता है। ठीक है, तो इसके ये कार्य हैं रेट टेस्टिस, है ना, अधिवृषण। फिर जानते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, ये नर में होते हैं। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। उनका वजन कितना होता है, 14 ग्राम ईच, है ना। और इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 5 गुणित 3 गुणित 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ये देखो इस टाइप से कुछ दिखता है वृषण, है ना। ये वृषण गुहा बोला जाता है इसको, है ना। फिर स्थिति उदर गुहा के बाहर होते हैं ये। शुक्राणु का निर्माण, संचय और विकास इसके क्या हैं, कार्य हैं। और फिर वृषण का निर्माण कैसे होता है, गर्भ में जब बच्चा 7 से 8 वीक का होता है, ये इसका निर्माण, है ना, गर्भ में चालू हो जाता है। 7 से 8 वीक का जब बच्चा होता है तो ये उदर गुहा के अंदर ही होते हैं, है ना। जो उदर गुहा है अंदर ही इनका डेवलपमेंट हो जाता है। फिर जब गर्भ में बच्चा 7 से 8 मंथ का हो जाता है तो इनका उदर गुहा से ये बाहर आ जाते हैं, ये याद रखें। फिर आता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, यानी कि जो वृषण का शरीर से बाहर नहीं निकलना, ये क्या कहलाता है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, है ना। इसमें एनीपोलर और बाइपोलर होता है। एनीपोलर मतलब एक वृषण का शरीर के अंदर रह जाना, और बाइपोलर यानी दोनों वृषण के शरीर के अंदर रह जाना। ये क्या है, अगर उदर गुहा से बाहर नहीं निकल पाते वृषण तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। फिर इसकी एक वो है ऑर्डियोडोपेक्सी, है ना। ये क्या होता है, वृषण को शरीर से बाहर निकालने की सर्जरी होती है, ये ऑर्डियोडोपेक्सी। ठीक है, फिर अपवाद की बारी आती है। अपवाद में कौन आते हैं, उदर गुहा के अंदर, है ना। जो वृषण जो होते हैं उदर गुहा के अंदर किन किन के होते हैं, हाथी, डॉल्फिन और व्हेल के। फिर आते हैं वृषण गुहा के कार्य। वृषण गुहा क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, ये वृषण है, और ये अब भी बताइए ये वृषण गुहा है ना। वृषण को सुरक्षा प्रदान करता है ना, तापमान को नियंत्रित करता है ये वृषण गुहा। फिर वृषण की संरचना, इसमें ये इस टाइप की संरचना होती है। तो ये बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, शुक्रजनक पालिका, है ना, टेस्टिकुलर ट्यूबवेल। इनकी संख्या कितनी होती है, 250 होती है ना। और ये जो 3 जो जालीनुमा ब्लैक कलर में दिख रही है उसको कहते हैं शुक्रजनक नलिका, है ना, सेमिनल या फेमुअस ट्यूबवेल जिसको बोला जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम 3 होती है। या हम कह सकते हैं कि ये जो इनकी टोटल संख्या, शुक्रजनक पालिका की टोटल संख्या कितनी होती है, 250। जो मिनिमम है 250 गुणित 1 250 हो सकती है, और मैक्सिमम 250 गुणित 3 750 हो सकती है। ठीक है,
फिर आती है शुक्राणु का निर्माण, सेमुनल फेमस ट्यूबवेल है ना, या वेसिकल ट्यूबवेल, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर सेमिनल फेबरस ट्यूबवेल क्या होता है, इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर होती है, अति कुंडलित रहती है, वृषण को की सबसे छोटी इकाई है क्या, शुक्रजनक नलिका। ये जो होती हैं ये है ना, कितनी लंबाई होती है, 70 सेंटीमीटर। फिर आती है शुक्रजनक नलिका की बारी है ना, नलिका की बारी हमने देखी 70 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है और कैसी कुंडलित होती है ना। फिर ये दो टाइप की होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होती है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। वृषण ना आए तो स्पर्मेटोगोनिया सेल आएगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल ना आए तो शुक्रजनक नलिका आएगा। इन सब का एक ही आंसर आएगा कि इसमें क्या शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर आती है ब्लड वो सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या होती है, इसमें शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं ना। इसको ब्लड वेरियर सेल भी मतलब कहते हैं, जो लैंगिक कोशिका को मरने से बचाता है, ये क्या सर्टोली कोशिका। फिर शरीर में सोमैटिक सेल होती है और एक सेक्सुअल सेल होती है, दैहिक कोशिका और लैंगिक कोशिका। दैहिक कोशिका क्या होती हैं, आँख, नाक, कान, स्किन, ये सब क्या होती हैं, दैहिक कोशिका कहलाती हैं। इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं ना, 23 जोड़े में। और सेक्सुअल कोशिका क्या होती हैं, स्पर्म सेल और एग सेल, इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। फिर आता है वीर्य सेचन है ना, स्पर्म मोशन, इसमें ये क्या होता है, ये शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है ना। ये शुक्राणु है, ये सर्टोली कोशिका है, तो शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। इसका निर्माण कहाँ होता है, ये अब भी हमने जान लिया कि ये शुक्रजनक कोशिक पालिका है, ये कुछ शुक्रजनक नलिका है। तो शुक्रजनक नलिका में ही क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है ना। तो ये जो क्या होती है, लीडिंग कोशिका होती है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहीं पे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। क्या है, लीडिंग कोशिका कहलाती है, ये जो बीच में ऐसे होती है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, लीडिंग कोशिका में है ना। फिर सहायक ग्रंथि क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये क्या है, ब्लम्बियोप्रेथल ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल ग्रंथि, ठीक है। ये सहायक ग्रंथि में ये 3 आती हैं। उसमें से सेमिनल द्रव का निर्माण करती है कौन, ये तीनों मिलके क्या करती हैं, सेमिनल द्रव का निर्माण करती हैं, जिसको सेमिनल फ्लूइड बोला जाता है। शुक्राणु को गति प्रदान करते हैं ये, है ना। तो वीर्य क्या कहलाता है, स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। फिर जान लेते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में भी 2 अंग होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में अंडाशय आता है, जैसे उसमें प्राथमिक में शुक्राणु आता है, वैसे ही इसमें अंडाशय आता है ना। फिर इसमें द्वितीयक अंग में डिंब वाहिनी, गर्भाशय, योनि है ना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। फिर अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है ना। उसमें वृषण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ अंडाशय होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। फिर ये अंडाणु को आगे लेकर जाते हैं कौन, फैलोपियन ट्यूब है ना, और गर्भाशय और योनि, ये क्या करते हैं, अंडाणु को आगे लेकर जाते हैं। फिर अंडाशय क्या होता है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। इनकी स्थिति क्या है, उदर गुहा के अंदर ही होते हैं अंडाशय, और वजन कितना होता है, 4.8 ग्राम होता है ना एक अंडे का एक अंडे का वजन कितना होता है, 4 से 8 ग्राम तक। फिर आकार कितना होता है, कैसा होता है, बादाम के आकार की होती है। बिमाएँ 4 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर। निर्माण 4 से 5 वीक में हो जाता है। फिर आता है अंडाशय की संरचना। अंडाशय की संरचना क्या होती है, इसमें
अंडाशय पिंड होता है, ओवरी मेडुला और अंडाशय बल्कुट होते हैं ना, ओवरी कोर्टेक्स। इसमें क्या धमनी और सिरा होते हैं, इसमें फॉलिकल होते हैं अंडाशय बल्कुट में। ये थोड़ी देख लेते हैं गर्भाशय की संरचना। इसमें एक पहले ऊसाइट होती है, एक है ना एग सेल, फिर में उसमें एक कवरिंग आती है तो उसे प्राथमिक फॉलिकल कहते हैं, 2 कवरिंग आती है तो द्वितीयक फॉलिकल कहते हैं, 2 से 3 से ज़्यादा कवरिंग आती है तो फॉलिकल ग्राफिकल फॉलिकल कहते हैं ना। इसी में किसका एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। फिर अगर अंडा जो है फॉलिकल को तोड़कर बाहर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अंडे ओवरी से बाहर निकलना क्या ओवुलेशन कहलाता है। फिर सिर्फ कवरिंग बचती है, उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं और यहीं से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप समझ लें अंडाशय की संरचना कैसी होती है। फिर देखेंगे उसके बाद हम निषेचन। निषेचन क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण से एक जायगोट का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं। जायगोट से मोरूला जो मेरुला 3 दिन का रहता है ना, और ब्लास्टोसिस 5 डेज का, और एम्ब्रियो जो होता है 2 मंथ्स, है ना। फिर उसके बाद फेटस कहलाता है और उसके बाद बेबी। फिर आता है यहाँ ये गर्भाशय का चित्र है जिसमें ये जो होती हैं ये 3 परत होती हैं। जो सबसे कहना चाहिए ऊपरी वाली परत है, सबसे ऊपरी वाली परत है उसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं और बीच वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं, और नीचे सबसे जो नीचे वाली परत है उसको क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रम, है ना, पेरीमेट्रम। जो सबसे मोटी परत होती है वो मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये हिंदी नेम है। फिर आती है मासिक चक्र की बारी, जो 28 दिन का सर्कल होता है। 1 से 7 दिन ब्लीडिंग होती है, 7 से 14 दिन अंडाणु का निर्माण होता है, 14 से 21 दिन ओव्यूलेशन यानी कि अंडा ओवरी से बाहर निकलता है, और 21 से 28 दिन में गर्भाशय की दीवारें टूटना प्रारंभ हो जाती हैं, जो मतलब मासिक चक्र जिससे वापस आ जाता है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, है ना, निषेचन। क्या होता है, ये डिंब वाहिनी के एम्पुला में निषेचन की प्रक्रिया होती है, और जो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज यानी कि जायगोट बनाते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ये क्या है, ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है ना। ये क्या है, सेकेंडरी फिर यहाँ से ये एग यहाँ जाता है, ब्लास्टोकास्ट होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, एम्पुला है ना। यह डिंब वाहिनी का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, फिर इंट्रामस्कुलर पोर्टेशन होता है यहाँ पे, ये इसकी वो अभी बताया हमने। सबसे मोटी परत ये क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम कहलाती है, एंड्रोमेट्रियम और पेरीमाइट्रियम, है ना। वॉल ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस की साइड होती है। यहाँ पे वो हो जाता है, गर्भधारण हो जाता है। फिर ये ओवरी है जिसमें सेकेंडरी ऊसाइट है ना, ये इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पे। तो इसका ये डायग्राम आप समझ लीजिएगा। फिर आती है प्लेसेंटा की बारी। ये प्लेसेंटा जो यहाँ की दीवारों से मतलब बेबी को जोड़े रखता है ना, अम्बिलिकल क्लॉट ये होता है, अम्बिलिकल क्लॉट जो बेबी और उसको जोड़े रखता है। अम्बिलिकल फ्लूइड इसके आइट साइड, अम्बिलिकल फ्लूइड इसके आइट साइड भरा रहता है। इसको हिंदी में प्लेसेंटा को अपरा कहते हैं। इसका वजन 500 ग्राम का होता है। धमनी में इसकी अशुद्ध रक्त बहता है और सिरा में इसकी शुद्ध रक्त बहता है ना। अपरा और नवजात शिशु का अनुपात 1:6 होता है, यानी कि 500 ग्राम का अपरा है तो 300 ग्राम का शिशु होगा, है ना, या 3 kg का
शिशु होगा। 300 नहीं, सॉरी 3000 ग्राम होगा, है ना। 3000 ग्राम या उसको 3 किलोग्राम 3 kg कह सकते हैं। अपरा जो है अस्थायी ग्रंथि है, यह सिर्फ है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे विकसित होती है, जिसमें एक HCG हार्मोन यानी ह्यूमन कॉर्नियोनिक गोनोट्रोपिक इन हार्मोन जो निकलता है वो कहाँ से, यूरिन का निर्माण जो करता है ना, UCG। और एक बात और, जो पपीता होता है जिसमें फाइबर और एंजाइम होता है, जिसमें से एक पिगमेंट भी निकलता है जिसे प्लूरिलेट कहते हैं, जो गर्भाशय पर दबाव डालता है ना, पपीता से जो पिगमेंट निकलता है। फिर आता है गर्भाशय, इसका आकार उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। वजन गर्भ अवस्था के पूर्व 50 से 60 ग्राम का होता है, और वजन इसका जो गर्भ अवस्था के समय पे होता है कितना होता है, 800 से 1200 ग्राम का होता है। मैक्सिमम 5000 ml का होता है ना। असामान्य कब होता है, जब बच्चा सीधा होता है और तो ये असामान्य अवस्था है, और जब बच्चा उल्टा होता है तो ये सामान्य अवस्था में आता है। यहाँ योनि का pH मान 3.5 से 4.5 यानी कि अम्लीय होता है, और वीर का pH मान 7.2 से 8 क्षारीय होता है। ये pH मान है वीर्य और योनि का। फिर एक आती है IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। 1978 में रॉबर्ट एडवर्ड ने इसकी खोज की थी। निषेचन शरीर के बाहर करवाया था ना, स्पर्म और एग सेल को मिलाकर जायगोट का निर्माण करता है 5 दिन तक, और उसके बाद इसे गर्भाशय के अंदर लेकर जाया जाता है 15 दिन बाद, जो ये क्रिया होती है। फिर फर्स्ट IVF बेबी ल्यूसे है ना, ल्यूसे है जो 1978 में हुआ, ये वर्ल्ड का है ना फर्स्ट IVF बेबी। और फर्स्ट IVF बेबी जो है वर्ल्ड का दूसरी बार कौन है, कनुप्रिया अग्रवाल, है ना, दुर्गम 1978 में। तो इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जनन तंत्र जो है ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।